मैं पवन सोनी सोचा नहीं था कि फिर से इस समय मुलाकात होगी, ना मैंने ये सोचा था कि सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ाने का टाइम भी मिल पाएगा, लेकिन बीच कहीं ना कहीं मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ लेक्चर्स है वो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तो देखिए, हम इस वीडियो के अंदर बड़े अच्छे से सेमेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम सोशियोलॉजी का चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम काफ़ी सारे इस यूनिट्स को कंटिन्यू करके सारे हम एंड तक पढ़ेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद किए बिना हम समझते हैं इस बात को कि आखिर सोशियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। कहीं पे भी आपके कोई भी सवाल आएगा, वहाँ पे आपको इस सोशियोलॉजी वर्ड को तोड़ के ज़रूर लिखना है। देखो, सोशियोलॉजी में एक वर्ड लैटिन वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। लैटिन वर्ड होता है सोसाइटस, है ना, सोसाइटस, जिसका मीन्स होता है सोसाइटी, एंड ग्रीक वर्ड होता है लोगस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। मतलब जब हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, यानी कि सोसाइटी को एज ए साइंस पढ़ते हैं। और साइंस क्या होता है? साइंस वो होता है जिसको हम सिस्टमेटिक वे से प्रोसेस बाय प्रोसेस पढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। तो सोसाइटी या सॉरी जो सोशियोलॉजी वर्ड है या फिर ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ये आपके सोशल साइंस का सबसे यंगेस्ट सब्जेक्ट है, सबसे नया बच्चा है, जिसके अंदर हम सोशियोलॉजी, जिसको सोसाइटस और लोगस को तोड़ करके पढ़ते हैं, यानी कि हम सोसाइटी की साइंस को पढ़ते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और यहाँ पे आपको बस अगर आपके एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप एक चीज़ याद रखो, तो ये ध्यान रखना कि ये जो सोसाइटस वर्ड है जो आया कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए, कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे, जैसे यहाँ पे प्रोफेसर गिन्सबर्ग है, उन्होंने बोला था कि एक वेब और टिश्यू है। वेब मतलब जाल, टिश्यू मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम टिश्यू पढ़ते हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर के कोई काम करती है। तो ये टिश्यू या वेब किसका? ह्यूमन इंट्रैक्शंस का और इंटर रिलेशंस का। मान लीजिए ह्यूमंस के आपस में जो इंटर रिलेशंस है और उनके इंट्रैक्शंस है, वो आपस में क्या एक दूसरे को समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं, दैट्स ऑल सोसाइटी। किसने बोला ये बात? प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में जब आप उन सोशियोलॉजिस्ट के नाम लिख के आते हो, उनकी लाइन लिख करके आते हो, तो एग्जामिनर पर एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई इसको ये हवा में बातें नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बातें बहुत बड़े फिलोसोफर की, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट की कर रहा है ना। तो ये बात है। तो ये जो सोशियोलॉजी है, ये वाज गिवन बाय या कॉइंड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑगस्ट कॉम्टे नाम का फ्रेंच फिलोसोफर था जिसने ये सोशियोलॉजी वर्ड दिया, है ना। और ये सोशियोलॉजी के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर कौन है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्टे को बोला जाता है। और ये सवाल भी आपके एमसीक्यू फॉर्म में बनता है अगर सोशियोलॉजी में कोई एमसीक्यू आपके सेमेस्टर में आया है तो चलिए आगे बात करते हैं। द टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1876। देखिए, 1876 बड़ा पुराना साल नहीं है जहाँ पे यूएस के अंदर या यूएस जैसी कंट्री के अंदर सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट साइंस में पढ़ा गया था। और 1914 के अंदर इंडिया के अंदर पहली बार सोशियोलॉजी को स्टार्ट किया था। मैं आपको ये सारी हिस्ट्री बता रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं आप इन नॉलेज को एक्वायर करके समझ सको कि आखिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और कहाँ से ये सब आई है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ वेस्टर्न और कुछ इंडियन थिंकर्स का नाम लिखा है। देखो, बात इसमें ऐसा कुछ सवाल नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया ये देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेजेबल बने, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम बता रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं, आप खुद ही पढ़ लेना। ये कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं, है ना, अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो वेस्टर्न थिंकर्स थे और कुछ हमारे इंडियन थिंकर्स थे। यानी कि बात ये है कि हमारा इंडिया भी सोशियोलॉजी की स्टडी में बहुत ही आगे था, ऐसी बात नहीं था कि भाई पीछे था, है ना। इसका मतलब यही है। आगे चलो, देखिए यहाँ पे एक जो टॉपिक आने वाला है कि एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इसको मैं कितना 5 स्टार लगाऊं उतना आप सोच नहीं सकते। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको करना ही पड़ेगा। देखो, हर सब्जेक्ट का एक बेसिक होता है और बेसिक को जब आप इस नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड करते हो तो वो जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एप्लीकेशन क्या रहने वाले हैं नर्सिंग के अंदर। तो इस टॉपिक को मैं एट एंड बहुत ही अच्छे से कवर करूँगा और हम इसको समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को मैं पहले ही करवा दूं, 8 एंड पढ़ा जाता है। तो देखिए, सोशियोलॉजी और इसमें बहुत सारे, देखो आपको आगे एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा मैं, जिसको आप देख करके एग्जाम में लिख करके आओगे तो आपको बहुत ही शानदार नंबर मिलने वाले हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं ताकि भाई आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशियोलॉजी में लिख सको। तो ये जो सोशियोलॉजी रिसेंटली ऐड हुआ है मेडिकल एजुकेशन में, है ना, मेडिकल साइंस के अंदर सोशियोलॉजी कब से पढ़ी जा रही है, तो ये रिसेंटली ऐड हुई है। अब हमें ये समझना होगा कि इस सोसाइटी की या सोशल कंडीशन कैसे एक पेशेंट को या हेल्थ प्रॉब्लम्स को अफेक्टेड करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम जब सोशियोलॉजी को मेडिकल प्रोफेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि भाई ये सारी चीज़ें क्या है। तो चलिए बात करते हैं हम सोशियोलॉजी की। तो
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड सोशल कंडीशन। मतलब आप समझिए कि ये जो समाज है, ये सोसाइटी है, ये एक डिजीज कंडीशन को कैसे अफेक्ट करती है, क्या ये इसको प्रमोट करती है, क्या इसे हील करने में हेल्प कर सकती है। कहीं ना कहीं आप इस बात से ही समझिए कि अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। एक अच्छी सोसाइटी हमेशा एक वेल बीइंग को प्रमोट करती है और ये बात हमें बचपन से ही समझ में आती है कि भाई हम जब अच्छे लोगों की शरण में रहते हैं या फिर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम एक अच्छा स्टेटस लेवल है वो मेंटेन करके चलते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें जो लिखा हुआ है। चलिए आगे है कि ये जो मेन है, देखिए ये मैं 5 कुछ कंसेप्ट लेकर के चल रहा हूँ। जब भी आपके एग्जाम में ये सवाल आए, मैं जो ये नोट्स बता रहा हूँ, मैं भी आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिले, क्योंकि इनको बहुत ही लॉजिकली ढंग से लिखा है। देखिए एक 5 प्रिंसिपल्स है, ये 5 प्रिंसिपल्स आप समझ के लीजिएगा कि जिनको हम मान करके सोशियोलॉजी को पढ़ना चालू किए थे कि इसमें मेन है ये एक जो इंसान होता है, एक इंडिविजुअल आदमी होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है सोसाइटी का। मतलब अगर हम बात करें सोसाइटी में सबसे छोटा आदमी कौन होगा, तो वो एक अकेला इंडिविजुअल ही तो होगा। तो वही तो एक ईंट है, जैसे एक मकान की ईंट होती है, तो सोशियोलॉजी की ईंट है वो एक मैन है, एक इंडिविजुअल आदमी है। दूसरी बात है इकोनॉमिक कंडीशन एंड पेशेंट केयर। चाहे भाई हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की, पैसा और पेशेंट केयर, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। अच्छा पैसा होगा, अच्छी केयर मिलेगी, अच्छी केयर वो ले सकता है ना। तो हम इन आंकड़ों को भी कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं कि सोसाइटी किस तरह से इन इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करती है और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे वेलबींग को अफेक्ट करती है। और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, आपके अच्छे माता पिता, अच्छे टीचर है, मेरे जैसे अच्छे आपके फ्रेंड्स है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प मिलती रहेगी। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, ये भी बहुत हेल्प करता है लोगों को आगे बढ़ने में, है ना, और सोशियोलॉजी को पढ़ने में। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल फैक्टर्स। देखो एज ए मेडिको, एज ए आप नर्सिंग प्रोफेशनल्स, आपका काम होता है कि आप समाज की चीज़ों को ज़रूर समझें। इस समाज में क्या चल रहा है, किस टाइप से एक आदमी की थिंकिंग, अगर आप एक पेशेंट के बारे में ये समझ गए कि वो सोसाइटी को लेकर किस टाइप की थिंकिंग रखता है, वो किस टाइप से सोशली इंटरेक्ट करता है, वो लोगों से कैसे मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाता है कि उसको केयर कैसे दी जाए, उससे कम्युनिकेट कैसे किया जाए, है ना। तो आप उसकी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट फीलिंग्स के बेसिस पे केयर देते हो तो वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी अच्छी केयर हो जाती है। तो ये सोशियोलॉजी इस एस्पेक्ट को समझने में बहुत हेल्प करती है। आगे बात करते हैं इंटरवेंशन मीजर्स। जैसा मैंने बात की कि भाई अगर आप लोगों की थिंकिंग को समझ गए, अंडरस्टैंडिंग्स को समझ गए, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाओगे कि हमें क्या करना है ऐसा कि इस पेशेंट को हम ऐसी केयर दे सकें, है ना, इस ग्रुप को हम ऐसी केयर दे सकें, वो बात है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जितना मैंने बोला है उतना सब कुछ यहाँ पे इस फॉर्म में मिलेगा, इस चार्ट फॉर्म में मिलेगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरी बातों को आप हल्के में ना लें और इसको समझें। तो देखिए पहला जो फ्लो चार्ट है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इट हेल्प्स द नर्सेस टू नो द कल्चर। इस सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान का अलग कल्चर है, हर एक ग्रुप का अलग कल्चर है। कल्चर मीन्स उनके रहने का तरीका, उनके जीने का तरीका, एक लिविंग पैटर्न, और उन सब को अगर हमने समझ लिया। देखिए भारत जैसा विभिन्नता वाला देश है, डिफरेंस वाला देश है, हर जगह हर 5-5 किलोमीटर पर यहाँ पर कल्चर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है। कहीं पर आपकी पोस्टिंग हुई हो तो आपको लोगों का कल्चर तो समझना पड़ेगा ना। टू नो द सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट, कि एक इंसान है या एक पेशेंट है, उसका मेंटली स्टेटस कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी बिलोंग करता है। उसके दोस्त कैसे है, घर बार कैसा है, परिवार कैसा है ना, वो रहता कैसे लोगों के साथ है, खाता किन के साथ है, उठता किन के साथ है, बैठता किन के साथ है, दैट्स ऑल वेरी। और ये सब पेशेंट को अफेक्टेड करते हैं, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप समझिएगा कि नर्सिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कि ताकि हम जान सके कि पेशेंट है वो उसकी सोशल लाइफ कैसी है। और सोसाइटी की अगर हमने स्टडी कर ली, सोशियोलॉजी की स्टडी कर दी, तो आप पहचान जाओगे कि वो आदमी किस टाइप की सोसाइटी के अंदर रहता है, वो कैसे सोचता है, है ना। टू प्रिवेंट द डिजीजेज, देखिए मान लीजिए कि आपने सोशियोलॉजी को समझा, है ना, एक सोसाइटी के अंदर लोगों के पैटर्न को समझा, और आपको पता लगा कि भाई इस सोसाइटी के अंदर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और इसको समझाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न को, उनके पैटर्न को, कि वो किस टाइप से समझ सकते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ पे आप हर टॉपिक पे खुल के बात कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए गांव है, अब गांव में आप मान लीजिए बहुत बड़ी एजुकेशन देने गए, है ना, सेक्स एजुकेशन देने गए, वहाँ पे कैसे करोगे, वहाँ पे नहीं कर सकते जब तक आप उन लोगों के बिहेवियर्स की, उस सोसाइटी के बिहेवियर की स्टडी नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये बात होती है। टू नो पर्सनल एडजस्टमेंट, देखिए
पर्सनल एडजस्ट कहाँ करता है लोग, एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है हर एक इंडिविजुअल। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठ के आपका लेक्चर ले रहा हूँ और यहाँ पे एडजस्टमेंट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती मुझे। तो मुझे इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए मुझे इस सोसाइटी को, इस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बैठ करके मैं आपके साथ डील कर सकता हूँ, सोशियोलॉजी के साथ डील कर सकता हूँ, है ना। तो ये बातें होती है जो आपको समझनी है। आगे चलिए हम और देखते हैं इसके पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम टू सोशल प्लानिंग, है ना, वेरियस स्कीम्स ऑफ सोशल प्लानिंग। मान लीजिए आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गए, है ना। अब वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर आपको ये जानना है कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूरत तब पता चलेगी जब आपने उनके दिमाग की, उनकी सोसाइटी की, उनकी ग्रुप के इंट्रैक्शंस की स्टडी की, और तब ही तो जाकर के आप आगे सजेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई इस एरिया के अंदर हमें इस अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसके लिए हमें इस स्कीम को लगाना चाहिए। तो इसमें भी सोशियोलॉजी बहुत हेल्प करती है, समाज शास्त्र है ये बहुत हेल्प करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना है। टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ, है ना। देखिए एक इंसान जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल्स होते हैं, है ना। यही तो बोलते हैं हम कि भाई वो सोसाइटी में रहता है, लोगों के साथ रहता है, लोगों के साथ रहेगा तो अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो एक क्वालिटी लाइफ जी पाएगा। अब देखिए जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो हर किसी से, माता पिता से इंटरेक्ट करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी स्कूल्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, और बड़ा होता है कॉलेज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर शादी के बाद और उसके ससुराल वाले XYZ, और भी बिहेवियर पैटर्न है वो उसका बदलता जाता है, हर समय लोग, उनके साथ रहने वाले लोग बदलते जाते रहे, है ना। हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि एक आदमी जीवन भर हमारे साथ चलेगा, हमेशा लोग बदलते जाते हैं, परिस्थितियाँ बदलती जाती है। तो ये जो सोशल लाइफ है, ये सामाजिक ज़िंदगी है, इसके आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। मान लीजिए एज ए स्टूडेंट मैं टीचर्स के साथ, अपने साथियों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, एज ए ब्रदर मैं सिस्टर्स के साथ या अपने ब्रदर्स के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, एज ए सन अपने माता पिता के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, दैट्स ऑल मैटर। ये सब सोशल लाइफ के एलिमेंट्स होते हैं और हमें इनको समझने के लिए कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और टू बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, देखिए एक समाज में अच्छा नागरिक तभी हो सकता है जब वो इस समाज के हर लोगों की रेस्पेक्ट करे, वो उन्हें समझे, और इन्हें समझने के लिए उनके बिहेवियर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और जब साहब आप एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पढ़ते हो तो उसे साइकोलॉजी बोल देते हो, और जब आप एक ग्रुप का बिहेवियर पढ़ते हो तो उसे सोशियोलॉजी बोल देते हो। तो वही तो बातें हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना, देखिए इधर लिखा हुआ है, जब हम लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, हम लोगों को इंडिविजुअल केयर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी के एस्पेक्ट ध्यान रखने पड़ते हैं। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, हम क्या चाहते हैं कि लोग सिर्फ फिजिकली ठीक नहीं हो, मेंटली भी ठीक हो, और मेंटली ठीक होने के लिए कहीं ना कहीं आपको लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा, और दिलों पर राज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा सोशियोलॉजी, है ना। तो वो बातें हैं। और आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स और मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो देखिए आप, इट हेल्प्स टू डील विथ सोशल प्रोसेस, इस समाज के अंदर प्रोसेसेस चलती रहती है ना, लाइक हेल्थ वैल्यूज़, मोटिवेशन, सोशल प्रोसेसेस चलती रहती है। प्रोसेसेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में चलता रहता है कि भाई उसको अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ इस टाइप के रिलेशंस मेंटेन करते रहने हैं, है ना। उस एज के बाद वो कॉलेज में एंटर होगा, उस एज के बाद उसकी शादी हो जाएगी, उस एज के बाद वो एक पेरेंट बन जाएगा, उस एज के बाद वो एक बुढ़ा हो जाएगा। तो वो सारे जो प्रोसेसेज है, सोसाइटी के प्रोसेसेज है, उनको लर्न करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा इस सोसाइटी में क्या क्या प्रोसेसेज होती है ना। केयर फॉर स्पेशल ग्रुप इन सोसाइटी, देखिए इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। केयर फॉर स्पेशल ग्रुप इन सोसाइटी। अब देखिए इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विकलांग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिव्यांग होंगे, है ना। उनके साथ कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, तो उनको पढ़ने के लिए, उनके बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि भाई ये किस टाइप से किसी स्पेशल ग्रुप की केयर की जाती है। और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो भी होते हैं, है ना, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मतलब होता है कि भाई इस फैमिली को मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको पढ़ना है हमें, या फिर उनको समझना है हमें, उनकी स्टडी करनी है, उनके बिहेवियर से स्टडी करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। टू मेंटेन IPR, जब भी आपको IPR बना करके रखनी है ना, लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस बना करके रखने हैं, तब हमें सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए इतना कुछ आपने सुना, बहुत बढ़िया बात है ना। तो आप बोलोगे कि हमें ये सारी बातें याद कैसे होगी,
है ना। यही आपका डाउट रहेगा कि जब भी अपने एग्जाम में आ गया तो कहीं हम ये बातें भूल ना जाएं। तो प्लीज़ एक बार आप सिलेबस उठाइएगा, सिलेबस के अंदर आपके टॉपिक देखिएगा, जितने भी टॉपिक की लिस्ट है तो कहीं ना कहीं आप देखना कि हमने ये सारे टॉपिक्स के नाम ही हैं जो डिस्कस किए हैं। हम सोशल प्रोसेस नाम का पूरा चैप्टर आगे पढ़ेंगे, सोशल ग्रुप पढ़ेंगे, स्पेशल ग्रुप पढ़ेंगे, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, और यही तो इंपॉर्टेंस है, जो इंपॉर्टेंस है वही तो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, वो बात है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अपन, और भी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है सोशियोलॉजी की। तो देखिए फेयरचाइल्ड नाम का एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसने बोला है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट। मैन और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी, है ना। देखिए बड़ी इजी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट एग्जाम में 2 डेफिनेशन लिखिया करें, बहुत अच्छा लगता है। एक ऑगस्ट कामते की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, है ना। इसको तो आप समझ गए ना, मैन और उसके एनवायरनमेंट के बीच की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं हम सोशियोलॉजी। आगे ऑगस्ट कामते की डेफिनेशन अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी है। तो सोशियोलॉजी एक साइंस है, सबसे पहले तो आपको ऐसे वर्ड पे फोकस करना है, एक साइंस है ना, ऑफ सोशल फिनोमेना। किसकी साइंस है? इस सोसाइटी के अंदर कितने भी फिनोमेना चलते हैं या फिर जो भी प्रोसेसेस चलती है उनकी, है ना। सब्जेक्टेड टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इस सोसाइटी के अंदर कितने भी इनवेरिएबल्स हैं, है ना, जो भी नेचुरल लॉज है, जो नेचर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो भी ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन के, इस सोसाइटी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, वही तो सब सोशियोलॉजी है। और उन्हीं सोशल फिनोमिनास को पढ़ना ही तो सोशियोलॉजी है ना। तो ये बात आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा और गांठ बांध कर। एक यंग एंड मैक की डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है सोशल लाइफ की जो स्ट्रक्चर है ना। देखिए ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जो सोशल लाइफ है उसकी स्ट्रक्चर, सोशल लाइफ बनी कैसे है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे सोशियोलॉजी बोलते हैं। एक जॉहन डब्ल्यू बेनेट की डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ, है ना। जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें एक फंक्शन, सोशल लाइफ के फंक्शन भी ऐड कर देने हैं। स्ट्रक्चर को तो हम स्टडी करते ही हैं, साथ ही साथ उसके काम को भी हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? सोशियोलॉजी। बड़ी प्यारी प्यारी डेफिनेशन आपको मैंने बताई है, बड़ी ईजी डेफिनेशन से आपको बड़े अच्छे नंबर दिलवा देगी। अब देखिए नेचर ऑफ सोशियोलॉजी जो एक अगले लेक्चर में बात करने वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और कमेंट कीजिए जो आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं, ताकि मैं ज़्यादा कमेंट्स को प्रेफर करके उनको समझाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।